नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। आज दो अहम खबरें और उनसे जुड़ी बातें और एनालिसिस। पहली खबर ये कि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान ये हमला करने की कोशिश की गई। वहाँ से ट्रंप और बाकी वीआईपीज़ को बिल्कुल फ़ौरन निकाल लिया गया। बाकी लोगों में से भी किसी को कोई चोट नहीं आई है। एक जो सुरक्षाकर्मी था उसे कुछ चोट आई है, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित है। सभी लोग सुरक्षित हैं। जो हमलावर है वो पकड़ा गया है। जांच पूरी चल रही है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक की सुरक्षा आखिर कैसी है राष्ट्रपति ट्रंप की, जो दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हैं, जो सबसे मजबूत देश के अगुवा हैं, उनकी सुरक्षा आखिर कैसे की जाती है कि बार बार उनके बेहद करीब तक हमलावर पहुंच जाते हैं या फिर इस तरह के पोजीशन में होते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। क्या ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है? व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में जो कई आमंत्रित गेस्ट थे, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी। सिर्फ एक इनविटेशन दिखाकर वो अंदर जा रहे थे, लेकिन उसके अलावा सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक अखबार ने यह भी छापा है कि 2016 से कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की है। एक बार तो आपको याद होगा किस तरह से उनके कान को छूते हुए गोली निकल गई थी जब वो भाषण दे रहे थे खुले में। ऐसे ही अलग अलग मौकों पर, चाहे उनके घर का मामला हो, मारा-लागो का मामला हो या फिर कहीं और का, ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। यहाँ पर भी जो हिल्टन वॉशिंगटन होटल में जो हुआ है, वहाँ पर भी हमलावर उनके बेहद करीब पहुँच सकता था और जिस तरह से गोलियां चली, जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हर बार कोशिश नाकाम हुई है, लेकिन आखिर ये कोशिश यहां तक पहुंच कैसे जाती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। जानकार ये कहते हैं कि जिस तरह से बार बार हमलों की कोशिश हो रही है, उसकी वजहें हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की उनकी राजनीति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बहुत एक्सट्रीमली डिवाइसिव है, बहुत ज़्यादा बांटने वाली है। लेकिन ये बांटने वाली बात जो है, अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में कई बार बहुत ज़्यादा भी लगती है। आश्चर्यजनक है, क्योंकि अमेरिका में चाहे जो भी वहाँ पर राष्ट्रपति रहा हो, जिस भी पार्टी का राष्ट्रपति रहा हो, लेकिन वहाँ की लोकतांत्रिक परंपराएं इतनी मजबूत हैं कि लोगों को अपना विरोध प्रकट करने का पूरा मौका मिलता रहा है। लोग, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए हो या फिर भाषण के जरिए हो या आलेख के जरिए हो, लोग अपनी बात कहते रहे हैं। तो कैसे आखिर हालात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि कुछ लोग जो राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई से, उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आखिर क्यों इस हद तक पहुंच जा रहे हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की सोचते हैं या ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जोड़ के देखा जा रहा है जिस पर सीधे जवाब लोगों को नहीं मिले हैं, या फिर लोगों को ये लगता है कि उसमें जो किया जाना चाहिए था, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। जैसे जो हमलावर है उसने एक मैनिफेस्टो लिखा है, उसमें उसने वजहें बताई हैं कि क्यों वो हमला करने जा रहा है। हमला करने के 10 मिनट पहले उसने ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, अपने परिवार को, दोस्तों को भेजा था। उसमें वो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करता है। उसमें ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर भी वही आरोप लगे या फिर उस रंग में मुझे रंगा पाया जाए, जैसे कि कोई पीडोफाइल या रेपिस्ट या देशद्रोही जो है वो सारे काम कर रहा है। उसका सीधा इशारा राष्ट्रपति ट्रंप पर है, जिन पे काफ़ी आरोप इन सब चीज़ों को लेकर लगे हैं। लेकिन इस हमले के बाद जो एक इंटरव्यू उन्होंने विस्तृत तौर पर दिया है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है, भड़क गए थे वो सवाल पूछने पर, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इन आरोपों से उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। ये वो बार बार कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमले करने वाले
बेहद बीमार मानसिकता के हैं या बीमार हैं, इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा है। एक और वजह है जो कई जानकार गिनाते हैं कि क्यों उनकी नीतियों ने इस तरह से अमेरिका को बांट रखा है, वो ये कि गाज़ा में इजराइल की जो कार्रवाई थी उसको अमेरिका रोक सकता था, ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन अमेरिका ने नहीं रोका। और वहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आई, खासकर महिलाओं की, बच्चों की, भूखमरी की, इस तरह की, और जो खबरें की डॉक्टरों पर हमले हुए, अस्पतालों पर, स्कूलों में हमले हुए, इन सब को लोगों का मानना है कि ट्रंप रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो इसके लिए भी जानकार कहते हैं कि लोगों में गुस्सा है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि कई ऐसी चीज़ें, जैसे इलीगल इमिग्रेशन पर, गैर कानूनी माइग्रेशन पर जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके बारे में खासकर जानकारों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहले के राष्ट्रपति ये नहीं कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल साफ शहरों में, सड़कों पर नजर आ रही है। जिस तरह से कई लोग उठा लिए गए, अपने घरों से उठा लिए गए, या सड़क पर जिस तरह से 2 अमेरिकी जो नागरिक हैं उनकी मौत हुई आइस की कार्रवाई के दौरान, ये सब बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों के सामने। और जो मागा सपोर्टर हैं, ट्रंप के जो बिल्कुल पुख्ता सपोर्टर हैं, उनको भी कई चीज़ें बेहद हद से ज़्यादा बढ़ती नज़र आई हैं और इसको लेकर भी बहुत नाराज़गी है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने साफ दिखती हैं, जबकि पिछले जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, लेकिन तब भी लोगों की नज़र में वो अच्छे बने रहे। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर कही जा रही हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो असल में बाकियों ने भी की, लेकिन क्योंकि ट्रंप बिल्कुल खुलकर बोल देते हैं बिना किसी लाग लपेट के और बार बार बोलते हैं, तो इसके कारण उनके लिए ज़्यादा नाराज़गी, ज़्यादा गुस्सा पैदा होता है। लेकिन ये तब भी बेहद चिंता की बात है कि अमेरिका जैसे लोकतंत्र में, जहां पर विरोध की, अपनी बात प्रकट करने की शांतिपूर्ण तरीके से पूरी आज़ादी है, वहां पर इस तरह से एक चुने हुए राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि नाराज़गी का शायद एक आलम ये भी है कि इस हमले को लेकर, जो कि इतना गंभीर हमला था, यहाँ पर लोगों की जान जा सकती थी, राष्ट्रपति को कुछ हो सकता था, बाकियों को कुछ हो सकता था, लेकिन उसको लेकर सोशल मीडिया पर इसे एक कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असल में ये हमला जो है वो एक जेन्युइन हमला नहीं है। लोगों का दावा है कि यह हमला खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊपर कराया है। सुनने में बेहद हास्यास्पद लगता है, लेकिन तब भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार चल रही है। जो ये थ्योरी बता रहे हैं उनका ये कहना है, और आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ये चल रहा है, ये कह रहे हैं कि क्योंकि बाकी कार्रवाई जो उन्होंने की है, चाहे वो ईरान को लेकर हो या फिर गाज़ा की बात हो या एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हो, उनसे ट्रंप की लोकप्रियता काफ़ी कम हुई है। और यही वजह है कि वो अपने ऊपर हमला करवाकर वो लोकप्रियता वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने इतना काम किया है और अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा किया है कि जो अमेरिका के दुश्मन हैं वो नाराज़गी में, और जो उन दुश्मनों के साथ खड़े हैं या जिनको समझ नहीं है वो उनके ऊपर ये हमला कर रहे हैं। तो ये खुद ट्रंप का करवाया हुआ हमला है। वैसे इस तरह की कोई बात जांच में कहीं भी नहीं है और ये सिर्फ एक साजिश की थ्योरी है। कुछ ये सब कुछ इस आधार पर भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को मौके पर से निकालने में कम से कम 30 सेकंड लगे। जैसा कि उनको इंटरव्यू करने वाली जो एंकर हैं उन्होंने भी पूछा कि आपको इतना वक्त क्यों लगा। हमने देखा तस्वीरों में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि करस्पॉन्डेंस डिनर था ये, तो वहाँ पर हर एंगल से आपके पास वीडियो, तस्वीरें आई हैं। सभी रिपोर्टर्स ही थे वहाँ पर, या एंकर, तो सब ने अपने तरीके से इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड किया है। बाकी रिकॉर्डिंग तो जो होती है वो तो हो ही रही थी। तो ये सवाल कि इतना वक्त क्यों लगा, उसका जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दिया है कि मैं देखना चाहता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये नॉर्मल बॉलरूम की आवाजें हैं या फिर इससे ज्यादा कुछ है। So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that.
We came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. फिर उन्होंने कहा कि असल में वो लड़खड़ाए नहीं थे, उनको सीक्रेट सर्विस ने कहा था कि बिल्कुल झुक कर जाना है। अब लोग कह रहे हैं कि उसके पहले 10 सेकंड के अंदर उपराष्ट्रपति को वहां से फौरन खींचकर निकाल लिया गया, लेकिन ट्रंप कैसे रुक सकते हैं वहां पर? तो इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि जब ट्रंप कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है, तो इससे भी लोग जोड़कर देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि असल में ये हमला असली था नहीं। तो ये भी बातें हो रही हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो मैनिफेस्टो जो हमलावर ने जारी किया उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि काश पटेल जो FBI के चीफ हैं वो टारगेट नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वो टारगेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उस शख्स ने जिसने हमला किया उसने नहीं दिया। एक और इंटरेस्टिंग जो बयान आया था ठीक इस व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के पहले, जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस की, वो ये कह रही हैं कि शॉट्स विल बी फायर, इट विल बी ग्रेट। उनका मतलब साफ तौर पर यह था कि सवाल जवाब होंगे या इस तरह की हंसी मजाक होगा, लेकिन हमले के बाद अब कई लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनको पहले से पता था। तो कुल मिलाकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये सब जो है वो लोगों के ये लग रहा है लोगों को कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं उनको ये लग रहा है कि ये खुद से कराया हुआ हमला था, लेकिन इस पूरे मामले की जांच चल रही है। ये चिंताजनक है कि सब कुछ देखते हुए ऐसे लोग हैं जो कि एक चुने हुए राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। दूसरी चीज़ ये कि आखिर कैसी सुरक्षा है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सुरक्षा निश्चित तौर पर और चाक चौबंद करनी होगी, चाहे इवेंट कुछ भी हो। तो ये एक बड़ी खबर और उसका एनालिसिस। लेकिन एक और जो खबर धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रही है वो है ईरान युद्ध को लेकर। कुछ वक्त पहले ये खबर आई है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, वो अब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया पहुंचे हैं। वहां पर वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, यहाँ उनसे बातचीत करेंगे और इस युद्ध को लेकर ही बातचीत करेंगे। इसके पहले वो ओमान का दौरा कर चुके हैं, वहां पर उनकी इस युद्ध को लेकर बातचीत हुई। आपको याद होगा कि जिनेवा में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी तो उसकी मध्यस्थता ओमान कर रहा था, ओमान के हाथों में थी। और जब अचानक से ये बातचीत टूटी और हमला हो गया 28 फरवरी को, तो ओमान की तरफ से ये भी बयान आया था कि एक डुएबल डील सामने आई थी, लेकिन हमला अचानक हुआ। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ईरान ने ओमान को फिर से जानकारी दी है। वहाँ पर बातचीत ईरान के विदेश मंत्री की हुई है। इस्लामाबाद जो कि फ़िलहाल मध्यस्थता कर रहा है, वहाँ पर भी उसके पहले वो जा चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने पूरी जानकारी दी है, बातचीत इस बारे में की है, युद्ध के बारे में। और अब रूस पहुँचे हैं राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए। तो ये बेहद अहम है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि बाकी जो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो ईरान के साथ खड़े नज़र आते हैं, या जिनका खासकर रूस का अगर हम देखें तो उसका कहीं ना कहीं दबदबा ज़रूर है, तो इनसे भी बातचीत हो रही है और ये एक निश्चित दिशा में बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है। एक जो अहम रिपोर्ट आई है ईरान की मीडिया के हवाले से वो ये कि ईरान ने एक ताज़ा प्रस्ताव भेजा है अमेरिका के पास कि बातचीत इस आधार पर होनी चाहिए। वो ताज़ा प्रस्ताव ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए, लेकिन परमाणु हथियारों या जो न्यूक्लियर डस्ट की बात बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं उसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। तो ये प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है अमेरिका को और जानकारी ये आई है कि आज ही
सिचुएशन रूम बैठक राष्ट्रपति ट्रंप करने वाले हैं कि क्या इसे लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये इसका एक फैक्टर ये है कि परमाणु डस्ट, न्यूक्लियर एबिलिटी की जो बात बार बार कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे नहीं माना जा सकता कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार हो। ये ट्रंप कहते रहे हैं, दुनिया के बाकी नेताओं ने भी कहा है, चाहे उनको ईरान युद्ध से कितनी भी समस्या हो, अमेरिका के हमले से कितनी भी समस्या हो, लेकिन वो ये बार बार कहते रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। तो क्या ये एक पॉइंट जिसको ईरान पोस्टपोन करने के लिए, इसको फिलहाल इस पर बातचीत नहीं करने को कह रहा है, क्या ये अमेरिका को मान्य होगा? ये अगर ऐसा होता है तो ट्रंप जो है अपनी स्टेटेड स्थिति से, जो पहले कह चुके हैं कि हमारी ये रेड लाइन है, इससे साफ तौर पर बेहद पीछे हट जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार बातचीत जो है वो पर्दे के पीछे हो रही है। बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ जिस तरह से पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी, बिल्कुल वैसे नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ एक्टिविटी चल रही है, बातचीत हो रही है, प्रस्ताव का आदान प्रदान हो रहा है और इसमें साफ तौर पर रूस भी एक बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो ज़रूर है। देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे की बातचीत अब कब सामने आती है और सामने क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की कोई उम्मीद बनती है, क्योंकि एक तरफ जहां वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है कि वो बंद है, उसकी ऑयल सप्लाई जो है दुनिया भर की वो काफ़ी अफेक्टेड हुई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा खराब असर पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर भी असर पड़ा है, क्योंकि वो ना अपना सामान बाहर भेज पा रहा है, ना वो खाद्य सामग्री मंगवा पा रहा है, जिस पर देश की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक पूरा चक्र चल रहा है, इसको देखते हैं कि कब तक ये सामने आता है और क्या इस पर स्थिति खुलकर आगे सामने आती है। नमस्कार।